जय हिंद दोस्तों। आज अपन बात करेंगे क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट की, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे लिखा जाता है और कैसे रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित किया जाता है, इस बारे में अपन आज विस्तृत से इसका अध्ययन करेंगे। चलो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण हो, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अभिकारक से उत्पाद बनता है। अब अभिकारक क्या होता है? ऐसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा ले, उसे अभिकारक कहते हैं। यानी अभिकारक क्या होता है? जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर हिस्सा ले रहा हो। और अभिकारक से जो उत्पाद बनता है, उत्पाद की परिभाषा क्या होती है? ऐसा पदार्थ जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, उसे उत्पाद कहते हैं। अब इसके कुछ बेसिक उदाहरण: भोजन का पाचन यानी फूड का डाइजेशन, अपन ने जो खाना खाया उसका पाचन हो गया, ये एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। श्वसन, जैसे अपन सांस लेते हैं, ये श्वसन की प्रक्रिया, श्वसन भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना यानी रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। मैग्नीशियम फीते का जलना यानी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम फीते का जलना, यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। दही का जमना यानी दही बनना या दही का जमना, जो दही बनता है वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अपन एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स बनाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आपको सिस्टमेटिक ढंग से जो चीजें बोर्ड पे लिखाई जाए उनको आप नोट्स के रूप में लिखते रहिए, ताकि बोर्ड एग्जाम के समय आप इसको अच्छे से रिवाइज कर पाएं। चलो इसको मैं आपको बोर्ड पे नोट करवा देता हूं। यानी रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण हो, नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण हो, उसको केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण हो, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अभिकारक और उत्पाद, इन दो चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि अभिकारक क्या होता है। अभिकारक, फिर अपन इसका डिस्कशन करेंगे उत्पाद का, यानी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे अभिकारक ऐसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा ले, ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा ले, उसको अपन अभिकारक कहते हैं। और ऐसा पदार्थ जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता हो, उसे उत्पाद कहते हैं। ये इसकी परिभाषाएं हो गई। यानी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण हो, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। और इसमें अभिकारक क्या होता है? यानी रिएक्टेंट, जिसके अंदर जो पदार्थ हिस्सा ले रहे हैं, वो हिस्सा लेने वाले पदार्थों को ही अभिकारक कहेंगे। यानी प्रोडक्ट या उत्पाद, जिसके अंदर पदार्थों का निर्माण होता हो, उसे अपन कहेंगे उत्पाद। अब इनके कुछ उदाहरण है, उनको नोट कर लेते हैं। एग्जाम्पल:
जैसे भोजन का पाचन, भोजन का पाचन यानी डाइजेशन ऑफ फूड, श्वसन, रेस्पिरेशन, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना यानी रस्टिंग ऑफ आयरन, दही का जमना या दही का बनना, मेकिंग ऑफ कर्ड। ये कुछ इसके उदाहरण हो गए रासायनिक अभिक्रिया के। सारे के सारे आपको जितने भी टॉपिक्स बोर्ड में नोट कराए जाएंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम के समय ज्यादा नोट्स पढ़ने के बजाय एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स पढ़ने का मौका मिले, और एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स को पढ़ करके आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट बना पाएंगे। और जो बच्चे एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं वो एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मैटर को लास्ट में रिवाइज किया जाना संभव नहीं हो पाता, इसलिए एनसीईआरटी जो नोट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं अपने को बोर्ड एग्जाम में रिवाइज करने के लिए। तो अपन जो भी बोर्ड पे सिस्टमेटिक ढंग से नोट करेंगे उसको आप भी कॉपी में या नोटबुक के अंदर नोट करते रहिएगा। अब अपन बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के परीक्षण। रासायनिक अभिक्रियाओं के परीक्षण क्या होते हैं, यानी जिसमें अवस्था परिवर्तित हो जाए या उसका मैटर का या उस पदार्थ का रंग बदल जाए या उसमें तापमान में परिवर्तन हो जाए या गैस का उत्सर्जन हो जाए, ये कुछ रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण होते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण, रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण, रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण क्या होते हैं। जैसे अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेज, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन यानी कलर चेंज, रंग में परिवर्तन, या तो स्टेज चेंज हो या फिर कलर परिवर्तन हो यानी कलर चेंज हो, या फिर टेम्परेचर या तापमान में चेंज आ जाए, तापमान में परिवर्तन, या फिर गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन, अवस्था में परिवर्तन हो या फिर रंग में परिवर्तन हो या फिर तापमान में परिवर्तन हो या गैस का उत्सर्जन हो, ये सब रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण है। रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ये सब रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण आपको नोट करवा दिए गए हैं। अब अपन बात कर लेते हैं कुछ शब्द समीकरण की, कि शब्द समीकरण और रासायनिक समीकरण में क्या अंतर है। शब्द समीकरण यानी किसी भी अभिक्रिया को शब्दों में लिख देना ही शब्द समीकरण है, या उसको उसके फॉर्मूले के रूप में या रासायनिक फॉर्मूला के रूप में लिख देना ही रासायनिक समीकरण है। जैसे शब्द समीकरण के बारे में बात करते हैं। जैसे शब्द समीकरण, शब्द समीकरण, शब्द समीकरण कौन से होते हैं। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, जिंक सल्फेट प्लस
हाइड्रोजन। ये हो गई शब्द समीकरण, यानी जिंक को मैंने Zn के बजाय जिंक शब्द हिंदी में लिखा, तो यानी शब्दों में लिखा तो शब्द समीकरण हो गई। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये LHS लेफ्ट हैंड साइड, वो RHS राइट हैंड साइड, मैं यहां लिख देता हूं LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। अब अपन इसको रासायनिक समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। जैसे रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण के रूप में इसको लिखेंगे तो जिंक को लिखेंगे Zn के रूप में, सल्फ्यूरिक अम्ल को लिखेंगे H2SO4 की फॉर्म में, H2SO4। अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन। ये हो गई रासायनिक समीकरण, यानी केमिकल इक्वेशन क्या हुई, जिंक शब्द समीकरण को अपन ने इंडिकेट करके लिख दिया, वो हो गई रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन। जिंक प्लस H2SO4 ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन बन गया। ये हो गई इसकी रासायनिक समीकरण। आप इसको नोट कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या होती है, यानी रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित की जाती है। अब अपन रासायनिक समीकरण के बारे में बात करते हैं। इतनी देर पहले तो अपन ने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, अब अपन बात करेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित की जाती है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया निरूपित की जाएगी किसके रूप में, रासायनिक समीकरण के द्वारा। रासायनिक अभिक्रिया निरूपित करेंगे रासायनिक समीकरण के द्वारा, यानी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित करेंगे। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के रूप में लिखे जाते हैं। जैसे रासायनिक समीकरण के अंदर अपन क्या करते हैं, जितने भी तत्व हैं उन तत्वों के प्रतीक, उसका अभिकारक या उत्पाद, उसका रासायनिक सूत्र भौतिक अवस्था के साथ में लिखेंगे। जैसे भौतिक अवस्था के रूप में किस किस को लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अपन भौतिक अवस्था के रूप में लिखेंगे, भौतिक अवस्था के रूप में लिखेंगे। भौतिक अवस्था के रूप में या भौतिक अवस्था के साथ में किसको लिखते हैं अपन, के रूप में या भौतिक अवस्था के साथ लिखेंगे कि वो द्रव है, सॉलिड है या फिर गैस है। यानी वो जो तत्व हैं, तत्व के प्रतीक को, तत्व के प्रतीक, जो भी तत्व है उस तत्व के प्रतीक को भौतिक अवस्था के साथ लिखेंगे, अभिकारक हो या फिर उत्पाद हो। अभिकारक या फिर उत्पाद, इन सब को अपन इसकी भौतिक अवस्था के साथ लिखते हैं। जैसे अपन ने पहले लिखा था जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक को उसकी भौतिक अवस्था के साथ में लिखते और सल्फ्यूरिक अम्ल को उसकी भौतिक अवस्था के साथ
लिखते, जो भी अभिकारक था, जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल अभिकारक था, और जो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों मिलकर के जिंक सल्फेट बना, वो उत्पाद था। उन दोनों को अपन उनकी भौतिक अवस्था के साथ में लिखते, तब वो परफेक्ट या सही माना जाता। भौतिक अवस्था के बिना उस सूत्र को या उस अभिक्रिया को कंप्लीट अभिक्रिया नहीं माना जाता। इसलिए अपने को भौतिक अवस्था के साथ में लिखना अनिवार्य होता है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। इसके बाद अपन रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन देखते हैं कि भौतिक अवस्था के साथ लिखने के बाद में कुछ आवश्यक परिस्थितियां होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया के अंदर कुछ आवश्यक परिस्थितियां होती हैं, जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक, इनको भी अपने को लिखना अनिवार्य होता है। ताप, दाब और उत्प्रेरक, इनको अपन तीर के निशान के ऊपर नोट करते हैं या ऊपर लिखते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां, रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां, आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी होती हैं रासायनिक अभिक्रिया में? पहली आवश्यक परिस्थिति होती है ताप, यानी उत्प्रेरक या कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं, जैसे ताप, दाब और उत्प्रेरक। उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट, उत्प्रेरक, जो अभिक्रिया को तीव्र या मंद करने का काम करते हैं। उत्प्रेरक का क्या काम होता है? अभिक्रिया को या तो फास्ट कर देंगे या फिर स्लो कर देंगे। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं, उत्प्रेरक कभी भी अभिक्रिया को स्टार्ट या स्टॉप नहीं करते। उत्प्रेरक ओनली फॉर रिएक्शन, या किसी भी अभिक्रिया को फास्ट या फिर स्लो कर सकते हैं। चलो यहाँ पे नोट कर लेते हैं। जो उत्प्रेरक, जो कैटलिस्ट होता है, वो अभिक्रिया को ना तो शुरू करता है, स्टार्ट करता है, और ना ही बंद करेगा, ना ही उसको स्टॉप करेगा, ना शुरू करेगा, ना बंद करेगा, ना स्टार्ट ना स्टॉप। ओनली फॉर, या तो उसको तेज करेगा यानी फास्ट करेगा, या फिर वो उसको मंद करेगा यानी स्लो करेगा। उत्प्रेरक अभिक्रिया को तेज या मंद यानी फास्ट या फिर स्लो करने का, फास्ट या स्लो करने का काम करेगा। स्टार्ट और स्टॉप, स्टार्ट या स्टॉप करने का काम उत्प्रेरक कभी भी अभिक्रिया में नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन ये आपको 11th 12th क्लास में बताई जाती है, 10th क्लास में नहीं। लेकिन ये इस रिएक्शंस के साथ अपने को इस बारे में पता होना चाहिए कि कैटलिस्ट कब काम करता है, अभिक्रिया को स्टार्ट करवाता है कि नहीं करवाता, या फिर शुरू या फिर बंद करवाता है या नहीं। यानी तेज और मंद करवाने का, फास्ट और स्लो का काम कैटलिस्ट या उत्प्रेरक का होता है। अब इसके बाद अपन बात करेंगे चरणबद्ध तरीके से रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के बारे में। अब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की बातें करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के बारे में बात करेंगे। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो,
उसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। और ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? जिसमें ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही द्रव्यमान का विनाश होता है, उसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, वही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, यानी द्रव्यमान का संरक्षण करना। सपोज दैट किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक 5 मोल है, ठीक, तो उत्पाद यानी प्रोडक्ट भी कितना मिलेगा? 5 मोल ही अपने को प्रोडक्ट मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 5 मोल अपने को रिएक्टेंट था या अभिकारक था तो 4 मोल अपने को रिएक्टेंट यानी प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट 4 मोल मिला, 1 मोल गायब हो गया। ऐसा कभी नहीं होता। जितना इस तरफ वेट है उतना ही वेट इस तरफ रहेगा, यानी ना तो द्रव्यमान का निर्माण होगा ना ही द्रव्यमान का विनाश होगा। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने से पहले अपन किसके बारे में बात करते हैं? द्रव्यमान संरक्षण के नियम की। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? जिसके अंदर ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है, द्रव्यमान का निर्माण नहीं होगा और ना ही द्रव्यमान का विनाश होगा। ना तो द्रव्यमान का निर्माण होगा ना ही द्रव्यमान का विनाश होगा, यानी दोनों संरक्षित रहेंगे। जितना द्रव्यमान है उतना ही द्रव्यमान रहेगा। अभिकारक की तरफ जितना द्रव्यमान अपने को यहाँ पर के देखने को मिलेगा उतना ही द्रव्यमान अपने को प्रोडक्ट के रूप में भी देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 10 मोल रिएक्टेंट या अभिकारक का द्रव्यमान था, उत्पाद का द्रव्यमान 5 मोल हो गया। ऐसा कम नहीं हो सकता। जितना अभिकारक की तरफ है उतना ही उत्पाद की तरफ द्रव्यमान होगा। अब अपन हिट एंड ट्रायल मेथड के तरीके से अभिक्रिया को संतुलित करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अपने को रासायनिक अभिक्रिया को क्या करना है? संतुलित करना है। कोई भी अभिक्रिया हो उसको संतुलित करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड का उपयोग करते हैं, यानी चरणबद्ध तरीके से संतुलित करना। कौन सा मेथड काम में लेंगे? हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड ये किसके लिए काम में लेते हैं? रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए। 5 स्टेप में अपन रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का प्रयास करेंगे, यानी सबसे पहले उस अभिक्रिया को लिख करके बॉक्स में बंद कर देंगे। सेकंड स्टेप में अपन उस अभिक्रिया के जो अभिकारक या उत्पाद के जो भी सिंबल हैं, यानी फेरस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, जो भी सिंबल हैं उसके अंदर यानी किसी भी तत्व के परमाणुओं की संख्या को नोट करेंगे। एक तत्व में जितने भी परमाणु हैं, 2, 3, 4, 5 जितने भी परमाणु हैं उनको नोट करेंगे। जितने परमाणुओं की संख्या अभिकारक की तरफ होगी उतने ही परमाणुओं की संख्या उत्पाद की तरफ होनी चाहिए। दोनों तरफ बराबर होगी तो अपन अनुमान लगा पाएंगे कि इनका द्रव्यमान जितना अभिकारक में था उतना ही उत्पाद या प्रोडक्ट की तरफ है, इसलिए अभिक्रिया संतुलित है। हिट एंड ट्रायल मेथड इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए अपन काम में लेते हैं। चलो अपन हिट एंड ट्रायल मेथड को काम में लेंगे, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।